Hello aspirants, welcome to Study IQ IS. My name is Utkarsh Singh and today we are going to discuss the complete book list and available resources for anthropology optional. You are aware of the fact that anthropology happens to be one of the most successful optional in the past decade, and every year it has amazed not only the aspirant but even the educators of this particular optional with the frequency, with the consistency, the result that it has produced over the years. मतलब इतना अच्छा ऑप्शनल जहाँ पर सिलेबस भी कंसाइज है, पूरी तरीके से शॉर्ट, डेप्थ वाइज, लेंथ वाइज आप देखो, या फिर अगर आप ओवरलैपिंग की बात करते हो वहाँ पर भी एक किसी भी ऑप्शन से पीछे नहीं है. इनफैक्ट अगर आप टॉप 2 टॉप 3 मोस्ट ओवरलैपिंग ऑप्शनल जो डायरेक्ट आपको एक ओवरलैप दिला सकते हैं उसमें से ये ऑप्शन का नाम वहाँ पर आएगा. ठीक है, सक्सेस रेट टॉपर्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फिर वहाँ पर एंथ्रो को छूना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. सो बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी बुक लिस्ट क्या है. आप में से कई लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हो और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता है कि आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑप्शनल इन अ करेक्ट वे, द बुक, द मटीरियल दैट वी आर यूजिंग, क्या वो ठीक ठाक है या फिर वो ठीक ठाक नहीं है, हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं. आप में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बेसिकली इंस्टीट्यूट में जाने का एक प्लान होता है आपका, लेकिन आप अर्ली डेज में अभी हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर 12वीं में होते हो, तो अभी अर्ली स्टेज पर अगर आप यूपीएससी की प्लानिंग बना रहे हो तो वहाँ पर भी आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत खुद से देख लें, जीएस के अंदर में कुछ एनसीईआरटीज़ को पढ़ लें, कुछ जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उनको पढ़ लें, अपना जो बेस है उसको वापस से सॉलिडिफाई करें और ऑप्शनल को भी थोड़ा सिलेबस समझ के कुछ बेसिक उसको यहाँ पर समझ ले, फिर हम इंस्टीट्यूट को बाद में ज्वाइन करेंगे और एक फुल प्रूफ तैयारी वहाँ पर हमारी होगी. ठीक है, तो किसी भी कारण से आपका जो भी रीज़न हो, ये वाला जो लेक्चर है, ये जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. देखिए, एंथ्रोपोलॉजी जब ऑप्शनल की आप बात करते हो तो पूरा सिलेबस जस्ट लाइक एनी अदर ऑप्शनल 2 भागों में बटा हुआ है आपका. पेपर 1 है यहाँ पर और पेपर 2 है. ठीक है, 2 पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. अब ये जो पेपर 1 है इसके अंदर में क्या क्या आ रहा है, सोशल एंथ्रो आ जाता है और इसी का एक सबसेट है. आप इसको सोशल एंथ्रो के साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा खासा ये लेंथी पोर्शन होता है, 10 थ्योरीज आपको पढ़नी, इसलिए हम इसको अलग से रखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज वाला जो पार्ट है. तीसरा जो आपका पोर्शन यहाँ पर होता है थ्योरीज के बाद वो है फिजिकल, पूरा का पूरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में. ये पूरा पार्ट पेपर 1 में एक्सक्लूसिवली है, इसका कोई भी अंश पेपर 2 में आपको जाता नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन जब बात आती है यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि आपका आर्कियोलॉजिकल है. ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है. पेपर के अंदर में आप देखते हो तो यूनिट 1.8 ए एंड बी ये आपका आर्कियोलॉजी वाला है पेपर 1 के अंदर में. ठीक है ना, और इसको ब्रैकेट में यहाँ पर हम जी लिख देते हैं बिकॉज ये जनरल आर्कियोलॉजी है. जनरल आर्कियोलॉजी से हमारा क्या मतलब है, बेसिकली जो बातें आपको यहाँ पर सीखनी है, पढ़नी है, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में होगी. यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओल्ड स्टोन एज, द मिडल स्टोन एज, द न्यू स्टोन एज एंड ऑल द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, द एक्सकवेशन, द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इन अ जनरल पर्सपेक्टिव. यूरोप, वेस्ट एशिया, हर चीज़ की हम यहाँ पर बात करते रहते हैं. ठीक है ना, इंडिया या फिर किसी कंट्री स्पेसिफिक यहाँ पर बात नहीं हो रही. जब पेपर 2 में आप जाओगे तो पेपर 2 की जो शुरुआत ही है वो आपका कहाँ से होता है, आर्कियो से होता है. पर ये जो आर्कियो है ये आपके पेपर 2 की कौन सी यूनिट है, यूनिट 1.1 टू आप 1.3 कह सकते हो, बिकॉज जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं और जो एथनो आर्कियोलॉजी है वो भी एक तरीके से इसके ही सबसेट के अंदर में आएगी. तो ये आपकी 3 यूनिट हो जाती है. कहने को तो 1 यूनिट है, उसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलता है, 1.1, 1.2, 1.3. और यहाँ पर सिंस द नेचर इज फोकसिंग अपॉन अ सिंगल कंट्री दैट इज इंडिया, तो इसको हम यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो एक तरीके से आपका शॉर्ट में यहाँ पर सिलेबस भी आपका कवर होता जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पर आता है. अब इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, या यहाँ पर आप इंडियन सोसाइटी भी कई बार इसको कहा जाता है. इंडिया के सोसाइटी के बारे में बेसिकली आप समझते हो, जानते हो, जो यहाँ पर फिलोसफिकल रूट्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम, ऋण क्या है, रीबर्थ क्या होता है, क्यों होता है, मोक्ष क्या है, ये आप समझते हो. इंडिया के जो विलेज सिस्टम है और जो सेटलमेंट पैटर्न आपको देखने को मिलता है भारत में, उसको भी आप यहाँ पर देखते हो. जजमानी, कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था और कई सारे जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हो. तो एक तरीके से इंडियन एंथ्रो प्लस इंडियन सोसाइटी के ग्लिम्पसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं. लास्ट जो आपका ये पार्ट है एक्सक्लूसिवली
फोकस कर रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल सोसाइटी, उनकी जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए जो हमने एफर्ट्स किए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, सेफ गार्ड्स एंड अदर थिंग्स, है ना। तो ये आपके अलग अलग एरियाज़ हैं। अब इन अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग जो बुक्स हैं वो प्रिस्क्राइब होती हैं। एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए सबसे पहले जो किताब यहाँ पर यूज़ की जाती है वो है, फॉन्ट हम अलग कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार। प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार, और को ऑथर जो इसके हैं वो क्या है, टी.एन. मदन, या कुछ लोग टी.एन. मदान भी कहते हैं, आपके ऊपर है। टी.एन. मदन कहिए या मदान कहिए, आई थिंक मदन इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो टी.एन. मदन और डी.एन. मजूमदार साहब की जो किताब है, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये आप इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो। इसको छोड़ के भी देयर आर सर्टेन अदर बुक्स जो कुछ लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जुड़े हैं उनके द्वारा ही लिखी गई है। जैसे प्रोफेसर नदीम हसनैन, जिनकी और भी किताबें आप पढ़ते हो। नदीम हसनैन अभी जीवित हैं, अनलाइक प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार जो हमारे बीच नहीं है। नदीम हसनैन साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, मेरे ख्याल से अगर मेरा अनुमान सही है तो 2006 के आसपास में, ठीक है ना। तो इनकी किताब आप यहाँ पर भी पढ़ते हो ट्राइबल और इंडियन सेक्शन के लिए, पर यहाँ पर भी नदीम हसनैन साहब की किताब है, यूएस मिश्रा और नदीम हसनैन, ये लोग ने साथ में लिखी किताब को। एक और किताब आपकी यहाँ पर है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी टाइटल है इसका, और ये किताब है माखन झा। तो टाइटल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने की कोशिश की गई है, डायरेक्ट आपके टाइटल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सिर्फ सोशल एंथ्रोपोलॉजी या सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे टाइटल्स को रखा गया है। इनमें से आप कोई भी किताब को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हाँ, कुछ आपकी यूनिट्स हैं जो कि आपकी बहुत बेहतर तरीके से नहीं कवर होती हैं यहाँ पर, जैसे पेपर 1 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी की यूनिट 2.1 और यूनिट 2.2 जो सोसाइटी और कल्चर वाली पार्ट है, और यूनिट 7 जो कि लैंग्वेज वाली पार्ट है। एंड हेयर एंड देयर सर्टन केस स्टडीज़ जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है जिनको पढ़ने की, वो भी थोड़ी सी लैकिंग है, जिसके लिए आप दो तरह की किताबें हैं, दोनों तरह किताबों में से आप किसी को भी चुन सकते हो। पहली आपकी फॉरेन ऑथर एक है, कलर कोई और रखे ना, नहीं तो ये ब्लू मैच कर रहा है। तो एम्बर एंड एम्बर, कैरल एंड मेलविन एम्बर की किताब है, इसको आप देख सकते हो, ईजिली एक्सेसिबल है मार्केट के अंदर में। नहीं तो हाविलैंड की जो किताब है इसको भी यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। एम्बर एंड एम्बर ज़्यादा एक्सेसिबल, इसलिए कई सारे लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और भी कई सारी, नैन्सी बॉल्विन की किताब आपको देखने को मिलेगी, बारबरा मिलर की किताब आपको देखने को मिलेगी, हाविलैंड की किताब है, और इनसे कुछ बहुत बेहतर किताबें जो पर्पसली आपके रिसर्च वर्क के अंदर में कई बार हम साइट करते हैं, यूज़ करते हैं, और हम भी जब अध्ययन करते हैं तो उन किताबों को यूज़ करते हैं, जो कि हम यूजुअली बच्चों को नहीं बताते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है वहाँ पर, और प्राइजेस उसके स्काई रॉकेट होते हैं इंटरनेशनल ऑथर की, और भारत में मार्केट नहीं की जा रही है। तो जो सॉफ्ट कॉपी, पेपर बैग, सॉफ्ट कॉपी नहीं, पेपर बैग जो उसका वर्जन होता है वो भी 16,000-18,000 रुपये का मिल रहा है। तो हमें तो लकीली कहीं लाइब्रेरी से हो सकता है आपको कहीं मिल जाए अगर किसी में, तो ठीक है, अदरवाइज़ परचेज़ करना तो बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं होता ऐसी किताबों को। तो ये किताबें हैं, ऑल्दो उतनी अच्छी नहीं है, दिक्कतें कई सारी हैं एम्बर एंड एम्बर के अंदर में, और हाविलैंड के अंदर में कुछ दिक्कतें कम हैं एम्बर एंड एम्बर के कंपैरिजन में, बट एम्बर एंड एम्बर ज़्यादा एक्सेसिबल है। यूजुअली आपको कभी बेटर प्राइस मिल गया किसी सेल वगैरह में ऑनलाइन तो 390 रुपये में भी आती है किताब, नहीं तो नॉर्मली 750 850 के रेंज में ये किताबें बिकती रहती है। इसमें एडिशन के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं जाना है, एक ब्लैक कलर का कवर वाला है वो यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन, उसके पहले वाली भी आप ले लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है मूलभूत चीज़। हाँ, बहुत पहले आप चले जाओगे 15 साल पहले तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में बहुत मूलभूत बदलाव कुछ उसमें नहीं हुए हैं, वो उसका आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट हो जाता है। नाउ एक और यूनिट है आपकी जो कि यूनिट 8 है। यूनिट 8 के लिए आप यहाँ पर ईपीजी पाठशाला का जो मटेरियल है ना, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इग्नू भी है, लेकिन ईपीजी आई विल सजेस्ट इग्नू से थोड़ा बेटर है। इग्नू और ईपीजी क्या है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं, इग्नू तो खुद की एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर वो कोर्सेज को भी ऑफर कर रही है। जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी, और बाकी लोगों के लिए भी जो नॉन डिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर में एनरोल्ड है। सो उनके मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बीए के जो कोर्सेज है, बीएससी के और एमए एमएससी के कोर्सेज जो हैं रिस्पेक्टिवली उनके लिए। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के हिसाब से डिज़ाइंड है,
और सेल्फ स्टडी आप करते हो अगर आपके पास गाइडेंस नहीं मौजूद है, कोई मेंटोर या फिर कोई ऐसा जिसने यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी में इंटरव्यू तक अपीयर हुआ है, मेंस कई बार क्लियर किया है एंथ्रोपोलॉजी ले करके, या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है जो इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है, रैंक सुधारने के लिए अभी भी परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के आपके पास गाइडेंस है या कोई एजुकेटर जो आपके क्लोज हो, ठीक है ना, जैसे कोई फॉर एग्जांपल मेरे कोई दोस्त मित्र कोई भी हो, उनके छोटे भाई बहन अगर तैयारी करते हैं तो उनके पास मेरी गाइडेंस होती है, मुझसे बात कर लेते हैं, पर्सनल एक्सेस है ना, कभी घर पे आ गए कुछ पूछने भैया से या फिर किसी और तरीके से, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। रिलेशनशिप आपकी जो होती है वो रिलेशनशिप हमेशा आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपके संपर्क में भी अगर ऐसा कोई है तो ज़रूर आप वहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि क्या रेलिवेंट है, क्या नॉन रेलिवेंट है, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं तो आप बहुत सारा पढ़ लोगे, उसकी यूटिलिटी नहीं होती है, यूटिलिटी नहीं होती है। तो सेलेक्टिव रीडिंग के लिए जैसे यूनिट 8 है रिसर्च मेथडोलॉजी वाली, उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर को हमने सोचा हुआ है कि 20 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो कुछ शायद मैं भूल रहा हूँ जो कि मेन चैनल पे हमने हो सकता है स्टडी आई की कुछ वीडियोस बनाए होंगे, उस पर भी आप देख सकते हो। या फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगले किसी वीडियो में अगर कुछ ऐसा बच रहा होगा तो एक शॉर्ट या रील के रूप में शूट करके ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। थ्योरीज़ की बात करते हैं तो थ्योरीज़ में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक जो बहुत पुरानी किताब यहाँ पर आपकी आती है ये है गया पांडे, है ना, एंड उपाध्याय एंड पांडे, या गया पांडे एंड उपाध्याय, इनकी द्वारा, ये दो ऑथर्स हैं, इनके द्वारा ये किताब आपको देखने को मिलती है। अब इस किताब में थोड़ी सी समस्या है। देखिए यूनिट 6 पेपर 1 में आपकी थ्योरीज़ के ऊपर, और वहाँ पर 10 थ्योरीज़ आपसे पूछता है। जो सबसे अधिक पास्ट ईयर में थ्योरीज़ पूछी गई हैं वो है सिंबॉलिक और इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, ठीक है। आने वाले ईयर्स में भी हो सकता है जो नई थ्योरीज़ हैं, कॉग्निटिव, पोस्टमॉडर्निज्म, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की आशंका। पर ये थ्योरीज़ आपकी मॉडर्न थ्योरीज़ जो है, लेटर थ्योरीज जो है, जो मोस्टली मिड 20th सेंचुरी के बाद आई, 1960 के दशक के बाद आई, जैसे कल्चरल मटेरियलिज्म 1968 में मार्विन हैरिस अपने वर्क में बता रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी भी थ्योरी, चाहे पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी आप लो, चाहे कॉग्निटिव थ्योरी लो, तो ये बाद के समय में जो थ्योरीज आई है इस वर्क के अंदर में यहाँ पर किताब में नहीं है। यहाँ पर आपकी 10 में से सिर्फ 5 या 6 थ्योरीज आपको देखने को मिलती है, कुछ 5-6 थ्योरीज आपको मिलती है, बाकी 4 नहीं मिलती है, तो 40% थ्योरीज कवर ही नहीं है। और ये है कितने की, ये स्पेक्ट्रम से थोड़ी सी लंबी किताब है, थोड़ी सी लंबी किताब है, बिपिन चंद्रा की साइज़ की किताब है, जो बिपिन चंद्रा पहले आती थी एनसीईआरटी वाली। और पेजेस की बात करो तो आप 400 पेजेस, यानी A4 में भी अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो लगभग 250 पन्ने, और इन 250 पन्नों को पढ़ने के बाद भी आपकी सारी थ्योरीज यहाँ पर कवर नहीं हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें कुछ इंडियन स्कॉलर्स के भी कंट्रीब्यूशन बीच बीच में दिए हुए हैं, तो सोल जो आपकी थ्योरीज है यूनिट 6 वाली, वो अराउंड 180-200 पन्नों के आसपास होगी, पर उसमें पढ़ने पे भी आपका सिर्फ 50-60% हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक और किताब है जो अगेन यहाँ पर माखन झा साहब की ही है, ये वाले जो सर है ना, एमजेड लिख दे चलेगा ना, माइकल जैक्सन आप मत समझिएगा बस इसको। तो माखन झा साहब है, इनकी भी एक किताब है, वो तो और पतली है और उसमें थोड़ी और दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थ्योरीज में फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं, थोड़ी सी इनएक्सेसिबल है, भारत में जल्दी आपको नहीं मिलती है या ठीक रेट पे नहीं मिलती है जो बेटर क्वालिटी की है। तो अनटिल अनलेस आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी जिसके लिए जहाँ पर जाना जाता है, वहाँ पर आपका एक्सेस हो लाइब्रेरी में, तो आप कंसिडर कर सकते हो अपने टीचर फैकल्टीज़ की सहायता से। अदरवाइज फिर तो मुश्किल है ना। और इन सब का सोल्यूशन क्या भी बताऊंगा, इसमें जो कमियाँ आ रही इनका सोल्यूशन क्या है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए, कहीं आपको जाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हमने बात की। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो जर्नल वाला है या फिर जो इंडियन वाला है, इन दोनों के लिए कुछ कॉमन किताबें हैं। एक स्कॉलर है जिनका नाम है DK भट्टाचार्य सर, DK भट्टाचार्य सर। ये जो DK भट्टाचार्य सर की किताब है, यूरोपियन प्री हिस्ट्री पे भी लिखा है, इंडियन प्री हिस्ट्री, इंडियन आर्कियोलॉजी पे भी इन्होंने किताब को लिखा हुआ है, और इनके कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी एक्सेसिबल है, ठीक है। गवर्नमेंट का ही जो EPG के अंतर्गत जो एक प्रोग्राम था डिजिटल एक्सेस कंटेंट अवेलेबिलिटी करवाने का, तो वहाँ पर DK भट्टाचार्य साहब ने लेक्चर्स को लिया है। और किताबों के अंदर में तो थोड़ा मामला ये है कि आउटडेटेड किताबें हैं, ईयर्स और कई सारी जो रिसर्चर्स हैं, एक्सकवेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत पुरानी हो गई है। और ये ऐसा नहीं कि 2-4 साल पुरानी, लगभग 2 दशक पुरानी हो चुकी है, 20 साल पुरानी हो चुकी है। और आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, लगातार एक्सपैंड हो रही है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत करती है
जो रिक्वायर्ड डेप्थ आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही होती डी के भट्टाचार्य में। कुछ और भी स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल वी एन मिश्रा साहब की किताब है जो कैल्कोलिथिक और मीजोलिथिक वाली जो साइट है उनके ऊपर काम किया है, फोकस किया हुआ है उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम वी एन मिश्रा सर, देर इज़ अगेन बुक बाय सर्टेन फॉरेन स्कॉलर्स लाइक MC बर्किट। MC बर्किट की भी यहाँ पर किताब आती है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर KP ओकले। तो ये दो किताबें, द ओल्ड स्टोन एज एंड मैन द टूल मेकर, इनको भी कुछ सेक्शन के लिए, टूल मेकिंग, टूल टेक्निक के लिए और ओल्ड स्टोन एज को पढ़ने के लिए यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। बट अगेन यहाँ पर भी इनकी भी कुछ लिमिटेशन आपको देखने को मिल रही हैं। देन आपके ब्रायन फगान करके एक ऑथर है, बहुत बड़े आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। रिसेंट टाइम में शायद ही ये जो आप दुनिया के 5 सबसे बड़े स्कॉलर्स कहोगे तो उनमें से एक है, पर इनकी किताबें भी बहुत ही वॉल्यूमिनस हैं और आपके यूपीएससी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं, तो वो भी आपको रिकमेंड नहीं की जाएगी। बाद में आपका आ जाता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और एक और चीज़ बताऊँ कि कई सारी जो यूनिट है ना, कई सारे डेटिंग मेथड यहाँ पर इनमें आपको नहीं मिलेंगे। कुछ डेटिंग मेथड तो हैं, कॉमन डेटिंग मेथड, पर बाकी डेटिंग मेथड यहाँ पर इन किताबों में नहीं है। चाहे EPG से आप देखो, इग्नू से देखो, चाहे आप इन किताबों को यहाँ पर सहारा ले रहे हो। साथ ही साथ जो एथनो आर्कियोलॉजी वाली यूनिट है वो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है पर रेलिवेंट नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। और इवन पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस वाला जो पार्ट है वो भी आपको यहाँ पर इन किताबों में नहीं मिलता है। ऑलराइट, देन आप करोगे क्या, 2 तरीका है। एक जो ज़्यादा आसान तरीका है पर उतना फुल प्रूफ तरीका नहीं है, वो है कि आप उन जगहों पर ये EPG और इग्नू का सहारा ले लो। फुल प्रूफ क्यों नहीं है? बिकॉज सेटिस्फैक्ट्री मटेरियल नहीं है जिस हिसाब से आपको जिस कंटेंट का इस्तेमाल करके आंसर बनाने हैं, जो केस स्टडीज, जो एग्जांपल साइट करने हैं, उस तरीके से वहाँ पर बात नहीं है। पन्ने वहाँ पर भरे हैं बहुत सारे, 5-10, पर रेलिवेंसी स्पेशली एज पर द यूपीएससी वो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ वाई आई डू नॉट रिकमेंड, बट ये आसान तरीका है कंपैरेटिवली आपके लिए, ठीक है ना। इंडियन एंथ्रो और सोसाइटी की यहाँ पर बात करते हैं तो इंडियन एंथ्रो वाले पार्ट के लिए आपकी किताब आ जाती है अगेन प्रोफेसर नदीम हसनैन सर की। बताया था ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, एक बात और बताओ, मोस्ट ऑफ द जो आप स्कॉलर्स को पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, इनका कोई ना कोई ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से रहा है, या तो पढ़े हैं वहाँ से और या तो पढ़ाया है वहाँ पर, या तो शुरुआती दिनों में एसोसिएटेड वहाँ पर रहे, या तो रिसर्च पेपर वहाँ पर रह करके लिखे हुए हैं कोई ना कोई। तो 60-70% जो आपके प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स हैं वो उसी यूनिवर्सिटी, इस तरीके की लेगेसी हुआ करती थी एक ज़माने में। आजकल तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एंथ्रोपोलॉजी इज़ इन द डाइंग डोमेन। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वगैरह में थोड़ा बहुत ठीक से काम चल रहा है, और भी 1-2 जगह पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इट इज़ स्टिल रेलिवेंसी है वहाँ पर। बट जहाँ सीरियसली डिप आया है, 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ देखने को मिलती है, जहाँ पर टोटल एक ब्रेकडाउन जो जिस तरीके की लेगेसी थी, है ना, तो जो सबसे बड़ा फॉल है ये इन जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंदर में। देन आपका यहाँ पर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का जो पोर्शन है, इस ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के पोर्शन के अंदर में अगर आप देखोगे तो किताब 2 हैं। एक तो ये नदीम हसनैन साहब की ही है, और दूसरी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड आइकॉनिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर LP विद्यार्थी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, LP विद्यार्थी, ललिता प्रसाद विद्यार्थी। कई सारी गवर्नमेंट कमिटीज़ जो अलग अलग प्लान्स के लिए बनाई गई है, उसके अंदर में भी ही वॉज अ पार्ट। और भी इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। इनकी जो वर्क है वो इंडिया में ट्राइबल पॉलिसी को और हमारे पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा इसने रिफाइन किया हुआ है, एक नया देखने का नज़रिया, तरीका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1961-63 में 2 इनके बहुत मेजर वर्क आए। एक था इनका 61 में जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स आया, और दूसरा 63 में जो इनका मलेर्स आया, मल पहाड़िया के ऊपर NMS कॉम्प्लेक्स जहाँ पर इन्होंने दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क रहे। ऑलराइट, सो इनकी किताब है, ये किताबें आपको नहीं पढ़नी जो भी बताइए। जो इनकी किताब जो आपको पढ़नी है वो है द ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया, द ट्राइबल कल्चर्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया को आप पा सकते हो, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। और हाँ, दिक्कत क्या है इन दोनों किताब में मैं आपको बताऊँ। LP विद्यार्थी साहब का निधन तो कुछ ज़्यादा पहले ही हो गया था, तो इनकी जो एक किताब है, इसके जो लेटर प्रिंट्स हैं और जो फर्स्ट प्रिंट है वो 70s और 80s के डेकेड का है, उसके बाद का नहीं है ना। हाँ, कॉपीज़ उसके बाद नई नई आएंगी, कवर बदलेगा, वो अलग चीज़ है। पर जो वॉल्यूम्स, अर्ली वॉल्यूम्स हैं जो उन्होंने लिखी जब तक वो थे, वो 70s, मिड 70s और 80s के समय में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद वो किताब आपको नहीं देखने को मिल रही कि कोई नया संस्करण उसका या नया कोई अपडेट आया। आई थिंक इसी दौरान में 70s में ही या 80s में ही उनका निधन भी हो गया था, ठीक है। और नदीम हसनैन साहब, ऑल्दो टू दिस डे ही इज़ देयर, अभी वो जीवित है,
और नदीम हसनैन साहब की जो किताब है वो भी मेरे ख्याल से अभी 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। 90s में मेरे ख्याल से आखिरी इनका जो रहा होगा, या फिर अर्ली 20s में इनकी किताब का पब्लिकेशन है, उसके बाद का नहीं है। तो दिक्कत क्या, आप कहोगे सर इसमें क्या बदल रहा है? देखिए, जब आप ट्राइबल सोसाइटी को पढ़ते हो तो कई सारे तो आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इंसेंटिव्स पढ़ने पड़ते हैं, जिस पे एक तो है जो नए नए आ रहे हैं, जैसे पीएम जनमन के अंदर में भी हमने बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी उत्कर्ष, मेरे नाम पर ही एक योजना ही, तो मैंने टाइटल भी रखा था कैन उत्कर्ष चेंज द शेप ऑफ ट्राइबल, से कुछ इस तरीके से करके था। तो वो भी एक योजना आई है ना, और भी नई नई योजनाएं आई हैं। ये तो करंट अफेयर डायनेमिक वाला पोर्शन हो गया, जिसको आप अलग से हमेशा पढ़ोगे, जिसके लिए किताब नहीं होती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे FRA 2006 का है, इस पर से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट आए हैं रिसेंट ईयर्स में 22-23 में, अब कितने सारी बातों को देखना आपने, तो वो सब वहाँ पर नहीं आपको देखने को मिले। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आपका है 2013 का, वो भी आपको वहाँ पर अपडेटेड नहीं मिलेगा। PVTG के अंदर में जो कुछ सुधार आए, एक तो पहले PTG हुआ करता था, बाद में नाम चेंज करके 2006 में PVTG रखा गया। तो ये कई सारे जो पोर्शन हैं, जो रिसेंट पोर्शंस हैं, वो आपके वहाँ पर नहीं है। कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स और मेजर्स वो भी वहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अच्छा, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि जहाँ जहाँ पर ये कमियाँ हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करें, और उन कमियों को फिर हम क्या करें, दूसरे सोर्सेज में तलाशें। कुछ हो सकता है इनमें मिल जाए, कुछ हो सकता है किसी और जो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं उसके अंदर में आपको मिल जाए। कुछ मैं आपको डोंट्स बता दूं, जिसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। यहाँ तहाँ की किसी भी साइट को आप मत देखा कीजिए जो कि ब्लॉग्स वाली साइट होती है। जो ऑफिशियल किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की कोई साइट है ना, जैसे हार्वर्ड का अगर कोई आपको देखने को मिल रहा है, कोई और अलाबामा का आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज़ गुड। EPG का कंटेंट है, स्टिल रेलिवेंट है। गलतियाँ इसमें भी हैं, मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ। ईयर्स, डेट्स और स्टैट्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं, वो मैं बताता हूँ। और वो गलतियाँ आपकी पीनाथ की किताबों में भी आती हैं। जैसे बहुत ही जल्दी, अभी कुछ दिनों पहले मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आपकी जो रही है, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी रही है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमंड डार्ट को 1924 में मिला था, ठीक है, जो फर्स्ट स्पेसिमेन आपको टाइप स्पेसिमेन वो मिला था। किताब में 1925 वहाँ पर डेट लिखी हुई है। देन जो फर्दर फॉसिल डिस्कवरीज हुई, वो वहाँ पर रॉबर्ट ब्रूम का वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो वहाँ पर भी आपका रॉबर्ट ब्राउन लिखा हुआ है। तो एक ही पन्ने पे 3-3 एरर्स हैं। इतना सा तो पन्ना होता है स्पेक्ट्रम जितना। तो किताबों में और बाकी जगहों पर गलतियां हैं, और ये गलतियां ऐसा नहीं कि ऑथर्स की कॉम्पिटेंसी में या फिर इनकी काबिलियत में कोई कमी है। कई बार जो स्मॉल आप कह सकते हो जो एडिटर्स, एडिटोरियल हाउसेज होते हैं, या जहाँ पर किताबों का प्रकाशन हो रहा है, या टाइपिंग के चक्कर में या किसी तरीके का जो कोई एरर है जिसको सही से रेक्टिफाई नहीं किया जाता, और बाकी वो फाइनल प्रिंट में भी आ जाती है, तो यहाँ पर दुविधा आती है। स्कॉलरशिप में कोई अपडेट छोटी मोटी, बहुत कंसेप्ट की कमांड होनी चाहिए, डेट छोटी मोटी कोई भी भूलता है। हम लोग तो डेली पढ़ा रहे हैं, हमसे भी 1-2 बार डेट चली आती है ना। तो वो तो बहुत सीनियर ऑथर्स जब किताबें लिखते हैं, तो डेट्स को मिस करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उससे इंसान की काबिलियत को नहीं जज करना चाहिए। पर वो दिक्कतें हैं, और एज एन एस्पिरेंट आपको उन्हें ध्यान में रखना है। तो सोर्सेज को देखिए, पर प्रॉपर सोर्सेज को देखिए। यहाँ भी गलतियाँ हैं, बट एटलीस्ट दे आर अथॉरिटेटिव सोर्सेज, ट्रस्टेड सोर्सेज, आप ट्रस्ट कर सकते हो। काबिल जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है ना। और उनकी एवरेज एज भी ऐसे लोगों की है जो 48-52 के आसपास की एज आपको देखने को मिल रही है। कुछ तो काफ़ी सीनियर है, लेकिन फिर भी एवरेज एज जो है, जो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स हैं यहाँ पर, वो 48 साल के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रोफाइल को खंगालोगे, ठीक है। सो रैंडम साइट्स, कुछ ब्लॉग्स या किसी इंस्टीट्यूट का ही कोई हो, उसको आप मत देखिएगा। कहीं पे भी फ्री कंटेंट ऐसे आपको मिल रहा है, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें होंगी, तो उसको अवॉइड करना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बताऊंगा डूज एंड डोंट्स वाले सेक्शन के अंदर में। नाउ एक और सोल्यूशन, अब आपको क्या करना है कि आप ऐसे ये चीज़ अगर करने जाओगे कि पहले तो आप इतने सारे सोर्सेज को पढ़ रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो गई, और फिर उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है, और डायनेमिक पोर्शन के लिए भी आपको कुछ रिसर्च पेपर और बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान आपको देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है आपको। तो क्वेश्चन आता है कितना समय लगेगा। सेल्फ स्टडी में बड़ा समय लग जाता है। कई बार बच्चों को सिर्फ ये डिमांड समझने में कि क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था, उसी में 2-3 महीने चले जाते हैं। फिर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रेक्टिफाई करते हैं, ये सब प्रोसेस में आई कैन अश्योर यू कि चाहे कितना भी काबिल बच्चा हो, 1 साल से कम में वो नहीं करेगा, अगर वो सेल्फ स्टडी में बिना किसी गाइडेंस के और बिना किसी रोड मैप के ब्लाइंडली अगर इस रास्ते पे चला गया कि कुछ किताबें हैं, कुछ मटेरियल है, टॉपर से सुना, अब उसको पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। ब्लाइंडली अगर चला गया तो दिक्कत है, और ब्लाइंडली नहीं भी गया, बहुत समझदार स्मार्ट वर्क भी किया, तो भी वहाँ पर आपके 6 से 8 महीने लगेंगे, जो कि सेल्फ स्टडी में नहीं लगने चाहिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी में आप डेली पढ़ते हो, आपका सैटरडे संडे कोई ऑफ ऐसा सीन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, जब आप
हाँ कोर्सेज को ज्वाइन करते हो किसी भी कोर्स को, अब वो आपके ऊपर आपको करना है नहीं करना और कहाँ से करना है वो मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगा। हमारे यहाँ का मैं आपको बता दूँ कि अगर यू वांट टू ज्वाइन फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑप्शनल के बैचेस होते हैं तो उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, बाकी की मैं आप नहीं दे सकता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो हमारे जो लेटेस्ट बैचेस हैं ये बैच स्टार्ट हुए हैं आपके, ये आपको देखने को मिल रहा है करीबन 15 तारीख से, और अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज सेकेंड ओरिएंटेशन है, यानी अगले मंडे से हमारी फर्स्ट क्लास प्रॉपर पेपर 1 यूनिट 1.1 स्टार्ट होने वाली। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दिस इज़ हार्ड टाइम फॉर यू टू ज्वाइन दी बैचेस। अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप खुद से तैयारी करना चाह रहे हो, कहीं और से करना चाह रहे हो, बाद में करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है, वहाँ पर कोई भी आपके ऊपर प्रेशर दबाव नहीं। जो करना चाहे उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और कोर्स के अंदर मैं आपको मिलता क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। कंटेंट आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिलता है, और दूसरी जगहों की तरह जो कंटेंट है वो लिमिटेड नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोई मटेरियल का प्रिंट आउट, नीली पीली किताबें, हरी किताबें बांध करके दे दी गई, वैसा नहीं। वैसा मटेरियल तो दिया ही जाता है जिसको हम क्रक्स कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, बट उसके अलावा आपको क्लास पीपीटीज़ मिलती हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और वैल्यू एनरिचमेंट के भी नोट्स यहाँ पर मिल रहे होते हैं। साथ ही साथ बैचेस के अंदर में आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है। कई बार आप कोर्सेज को लेते हो उसके बाद मिनिमम 8,000 मैक्सिमम 25,000 ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में तो कई बार और ज़्यादा हो सकता है। तो इतने में टेस्ट सीरीज़ को आप लेते हो, और उन टेस्ट सीरीज़ में भी 8 टेस्ट ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ टोटल आपको 12 टेस्ट देने का मौका मिलता है। 8 सेक्शनल है जो कि आप कोर्स के दौरान में देते हो लगभग हर 20-22 दिन पे, तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है और आपको समझ में भी आता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे सुधार करना है। और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट आप देते हो जो कि आप टोटल सिलेबस के खत्म होने के बाद आराम से इत्मीनान से बैठ करके देते हो, जिससे यूपीएससी का पूरा स्वाद आपको उस लेवल पे किस कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ टेस्ट दिए, एवेल्युएशन आपके जो लोग कर रहे हैं उनके ऑन एवरेज एंथ्रोपोलॉजी में 2 साल का या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो 2 साल का भी जो एक्सपीरियंस है वो हवा वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तैयारी उससे पहले की अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि 2 अटेम्प्ट्स कम से कम दिए हैं, मेंस अपीयर किया है, कुछ ने इंटरव्यू किया है, और मार्क्स जो एंथ्रो में वो 266 एवरेज है, कुछ के 304 हैं, कुछ के 297 और कुछ के 244 है। एवरेज मार्क्स इज अराउंड 266, और ऊपर से मेरा सुपरविजन गाइडेंस भी रहता है, तो रिमार्क्स आपको दिया जाता है कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सुधारना, इंट्रो में क्या है, क्या भाई, तो ये सब भी आपको देखना होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, और मैं खुद पूरे पेपर का आपसे रिकॉर्डेड में ऐसे ही कैमरे के सामने डिस्कशन करता हूँ कि आंसर कैसे लिखना था। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं 14,999 में। बट ये चीज़ कब अवेलेबल होती है, जब आप US Live USLIVE ये जो कोड लिखा है ना यहाँ पर, इस कोड को जब आप टाइप करते हो एडमिशन के समय, तो ही आपको ये सुविधा और मेरी पर्सनलाइज मेंटरशिप वहाँ पर मिल रही होती है। 15 से ओरिएंटेशन स्टार्ट है, प्रॉपर क्लासेस लगभग 22-23 के आसपास से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास अभी भी समय है। एडमिशन हमारा इस महीने के अंत में क्लोज हो जाएगा, तो अपना दिमाग मन बना लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम? ये बेस्ट टाइम इसलिए क्योंकि अगले जो हमारे फ्रेश बैचेस पेपर 1 यूनिट 1.1 से स्टार्ट होंगे, आई कैन अश्योर यू ऑन अ रिटन पेपर वो होली से पहले नहीं होने वाला है, तो समय आपके पास कम यहाँ पर मौजूद है। कोई भी डाउट हो कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या कोई और ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हो इन आईडीज़ के ऊपर, या फिर कोई और भी सवाल हो जो एडमिशन से पहले आपको पूछना हो, यहाँ पर ही आप मुझसे संपर्क कीजिए, ठीक है ना, या तो इंस्टा या तो ईमेल आईडी। अच्छा, जो नए बच्चे हैं स्टडी IQ में आज से पहले कभी किसी कोर्स में नहीं थे, वो हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हर एक कोर्स पे, ना सिर्फ एंथ्रो, हर एक कोर्स पे US Live आग बंद करके लगाइए, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। लेकिन वो बच्चे जो पहले से स्टडी IQ के किसी कोर्स में एनरोल्ड है, PTY, स्टेट PCS, NCERT, किसी भी SIP में, और वो जब ऑप्शन में आना चाहेंगे या किसी और कोर्स में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, जिसको ओल्ड स्टूडेंट डिस्काउंट कहा जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए आप अगेन मुझे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिससे आपने कोर्स में एनरोल किया, अपना पूरा नाम, और जिस चीज़ में आप पहले से एनरोल कर रखे हो और किस नई चीज़ में आपको एनरोल करना है, ये 4 इन्फॉर्मेशन या तो मेरे इंस्टा पे आप भेज दोगे, और या तो मेरे ईमेल आईडी पे भेज दोगे। मैं आपको टीम से एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड पर्सनली बना के भिजवा दूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। फ्री मटेरियल को पहले देखना है, एक्सेस करना है, एंथ्रोपोलॉजी का कंप्लीट कंटेंट, और जो PYQs है पिछले 10-11 साल के 50 पन्नों का पूरा स्टैट्स है यहाँ पर, सिलेबस का पेपर वाइज, सेक्शन वाइज बना हुआ है, यूनिट वाइज बना हुआ है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे पिन देखने को मिल जाएगा, पिन किया गया वहाँ पर, तो उसको भी रीच आउट कीजिए और जानने की, देखने की कोशिश कीजिए। और आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि आपसे बैचेस में हम मिलेंगे ओरिएंटेशन में, या फिर जो हमारी लाइव क्लासेस पहली शुरू होंगी। अन्यथा इसी तरीके से यूट्यूब पे स्टडी IQ ऑप्शनल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।